सो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बड़े आसान से टॉपिक के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट होगा बिगिनर्स के लिए, दूसरा पार्ट मिड लेवल इन्वेस्टर्स के लिए, तीसरा एडवांस के लिए और चौथे पार्ट में हम सारे इन्वेस्टर्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि हम हर एक सेक्टर, इंडिया के हर एक सेक्टर को एनालिसिस करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बड़े ही आसान शब्दों में पार्ट 1 को शुरू करते हैं वीडियो के। तो पार्ट 1 इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो फॉर बिगिनर्स। अब बिगिनर्स के लिए अगर हम बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हुआ, बड़ा ही सिंपल से सीधे से शब्दों में, एक स्टॉक का प्राइस, जैसे कि किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, डिवाइडेड बाय उसका अर्निंग पर शेयर विच इज़ लेट्स से 10। तो ऐसे में उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो आ गया 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे टाइटन कंपनी है, इसका 3389 का शेयर प्राइस है, आज का क्लोजिंग प्राइस है, और इसका अर्निंग पर शेयर है 36 रुपये। अब 3389 डिवाइडेड बाई 36.5, तो इसका स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया 92.8। अब लेट से एक और कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसको बेल कहेंगे हम, इसका 233 का प्राइस है, इसका अर्निंग पर शेयर है 1.28 का, तो इसका पी है 182। अब कौन सा पी अच्छा है, कौन सा पी बुरा है? बेसिकली ये दोनों इनकम्पेरेबल है, इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपनी डिफरेंट सेक्टर की हैं। और अगर हम सिर्फ टाइटन की बात करें कि 92 का पी इसका अच्छा है या बुरा है, तो हमें ये सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी पी, वेदर इट इज़ हाई और लो, वो अपने आप में ही अच्छा या बुरा नहीं होता, उसमें कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स और जुड़ते हैं, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो लेट से हम टाइटन का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टू ट्रांजिशन फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 2 हमें ये करना ज़रूरी होगा कि हम टाइटन के शेयर का ले लेते हैं कि इसका देखिए, एक सेकंड में ये हटा देता हूँ। इसका जो मिड लेवल पी है, ये जो बीच में ये लाइन सी बनी आ रही है, ये मीडियन पी है इसका, विच इज़ 90 का पी इसका हमेशा रहता है। और हमें पता है कि यहाँ पर मान लो जनवरी 2023 में इसका 65 गया था, मतलब अपने मीडियन के काफ़ी नीचे गया था। अगर कोई 65 पे ले लेता तो उसका पैसा बन जाता, वो यहाँ पर जाता है 100 का पी आ जाता, मतलब एक साल के अंदर, तो उसका पैसा बन जाता। देखिए जनवरी 2023, अब आप बोलोगे, मन में सोचोगे 2023 में 2300, कि यार ये कैसी सी बातें कर रहा है, ये तो कोई भी चार्ट देख करके बता देगा 3700। लेकिन अगर आपने भेल का शेयर लिया होता सेम प्रिंसिपल पे, तो देखो आपके वैसे ही डूब गए होते। अब वो कैसे डूब गए होते, देखो इसमें क्या हो रहा है ना, भेल में, इसका भी मैं एक बार ही ईपीएस हटा रहा हूँ। अब भेल का क्या है, इसका पी की कभी लाइन आ रही है, कभी लाइन जा रही है, कभी लाइन फिर से आ रही है, और कभी तो बिल्कुल ही चार्ट तोड़ के बाहर आ रही है। और जैसे मैं बता रहा था कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर देखा होता, ये मीडियन इसका चल रहा है 53 का, ये वाली जो लाइन है 53 की है, आपने यहाँ पर कहीं पर लिया होता नवंबर 2019 में, 24 का पी था इसका। और प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस देखें 2024 का, 2019 का 70-80 रुपये चलता था 2019 में, और उसके बाद वो पता ही है आपको कि वो 20-30 रुपये की आता फिर। तो इस तरीके से तो पैसा नहीं बनता। लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो के जो हम आज प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं, वो हर केस में लगेगा। तो अब ये जो फ़र्क है ना, जो कोई भी आपको आम बंदा बताएगा कि क्यों ऐसा फ़र्क आ रहा है, कि यार टाइटन में तो वो प्रिंसिपल लग रहा है बट भेल में नहीं लग रहा, कोई कह देगा यहाँ पर तो कोविड आया था एंड ऑल। लेकिन जो ज़्यादा ज्ञानी है वो ये बताएंगे कि यार दो पी के दो कंसेप्ट हैं। अब हम बात करते हैं दो कंसेप्ट की। एक है फॉरवर्ड पी और एक है ट्रेलिंग पी। अब जब हम ट्रेलिंग पी बोल रहे हैं तो ट्रेलिंग पी क्या है, बहुत ही सिंपल। हमने जैसे अभी शुरुआत में बोला ना कि 233 का शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस 1.28, ये ईपीएस 1.28 ही ट्रेलिंग है। मतलब ये अर्निंग प्राइस पर रेशियो, जो ये अर्निंग प्राइस पर शेयर है 1.28 का, ये पिछले साल का है, तो इसलिए ट्रेलिंग पी बोला जाएगा इसको। जब आप पिछले साल के ईपीएस पे उसका पी रेशियो निकालेंगे तो वो ट्रेलिंग हो गया। सिमिलरली जैसे ही आप उसका फॉरवर्ड के बेसिस पे, उसके ग्रोथ के, मतलब उसके आने वाले टाइम के बेसिस पे अगर आप उसका अर्निंग प्राइस पर शेयर लेंगे तो वो फॉरवर्ड पी हो गया। तो अब देखिए ये कितना आसान हो जाता है एक टीचर के लिए, कि मैं ये बोल दूँ कि भाई तुम्हें तो फॉरवर्ड पी देखना था, जो कि फ्यूचर की अर्निंग के बेसिस पे आएगा, और जो कि आपके पास पहले से है नहीं अवेलेबल, फ्यूचर की अर्निंग कितनी होने वाली है। तो क्योंकि यहाँ पर तो फॉरवर्ड का पी, अब आप ये देखिए चार्ट, इसका ईपीएस ऐसे चल रहा था 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, फिर एकदम से इसको लॉस आ गया, है ना। फिर यहाँ पर लॉस और बढ़ गया, यहाँ पर लॉस और बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया। तो आपने तो फॉरवर्ड का पी ही नहीं देखा। लेकिन वैसे ही हमारा टाइटन का जो एग्जांपल था, बाई चांस इसमें ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर हम वो देख रहे थे कि इसका जो पी था अपने लो पर गया, यहाँ पर जनवरी 2023 में 66 पर, तब इसके देखिए ईपीएस था 34, फिर आ गया इसका ईपीएस 36, तो धीरे धीरे करके ईपीएस या तो स्टेबल रहा या थोड़ा थोड़ा बढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमें फॉरवर्ड और फॉरवर्ड पी देखना है, फॉरवर्ड पी के लिए क्या हमें ग्रोथ देखनी है, तो ग्रोथ किस कंपनी में कितनी आएगी ये तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन आप टेंशन मत लो, अब हम आएंगे पार्ट 3 पर और हम आपका उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पार्ट 3। तो देखो, पार्ट 3 एडवांस्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। पार्ट 3 में हम एक नई बात करेंगे, सिक्लिकल वर्सेस सेक्युलर। जितने भी पेड कोर्सेस होते हैं जो भी इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, जो कहते हैं कि बाय ऑन डिप करो, कौन सा डिप पे बाय करो भाई, कौन से डिप पे बाय करो, कौन से को छोड़ो, है ना। तो इन सब चीज़ों का निचोड़ निकलता है सिक्लिकल और सेक्युलर स्टॉक्स में। अब मैं आपको एक, बिफोर कमिंग टू द मुद्दा, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरा टाइटन का शेयर है ये सेक्युलर शेयर है, ठीक है जी। सेक्युलर शेयर का मतलब है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसका प्राइस हमेशा, चाहे धीरे धीरे करके बढ़े चाहे तेज़ी से बढ़े, लेकिन हमेशा बढ़ता ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये जो मैंने भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स पकड़ा है, ये इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये जो है ये सिक्लिकल शेयर है। ये देखो, इसका प्राइस कभी भागेगा कभी आएगा, कभी भागेगा कभी आएगा, कभी भागेगा आएगा, फिर भाग रहा है, फिर पता नहीं जहाँ भी होगा और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये होते हैं सिक्लिकल शेयर्स और ये होते हैं साइक्लिकल, ये होते हैं सेक्युलर। लेकिन अब पता कैसे चले कि सिक्लिकल कंपनी क्या होती है। तो सिक्लिकल कंपनी वो कंपनी होती है जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि स्टील की कंपनी हो गई या सीमेंट की कंपनी हो गई, इनकी ना साइकिल्स होती हैं, ये साइकिल्स में चलती हैं। इनकी अर्निंग्स भी लो हो जाती हैं, इनका पीई भी हाई हो जाता है। मतलब कि जब आप ये देखो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का अगर हम दोबारा से पीई रेशियो देखें, तो यहाँ पर इनकी अर्निंग ज़्यादा थी इन ये 3 साल में, है ना। जो भी ये टाइम है मैक्स में है, जो भी ये टाइम है, इसमें 3 साल में इनकी अर्निंग प्राइस पर शेयर ज़्यादा था। तो देखो इनका पीई कितना लो था, 2012 की बात कर रहे हैं। लेकिन 2012 में इसका देखो प्राइस कहाँ था, 2012 में इसका प्राइस भी ठीक ठाक ही था, 100 150 रुपये था। लेकिन जब इनका आता है इंडस्ट्री का डाउन ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा इनका डाउन ट्रेंड आया था, इनका ईपीएस ही नेगेटिव चला जाता है या ईपीएस जीरो के करीब आ जाता है या कम आ जाता है, जैसे इधर कम आ गया था। तो ऐसे में पी तो अपने भी बढ़ जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर तो पी कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। अब ये देखो, एक कंपनी जो उस समय 19 रुपये पर शेयर कमा रही थी, उसका पी निकल के आ रहा था 8 का, है ना। हमने देखा वो 2012 में 100 रुपये का था। आज की डेट में वही पी 400 का निकल के आ रहा है या 300 का निकल के आ रहा है, जबकि उसका ईपीएस जो है वो 81 पैसा है। मतलब ईपीएस ही तो कम हो रहा है, साइकिल में घूम रहा है। अब एक और छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो हो गया सिक्लिकल और सेक्युलर का डिस्कशन, कि जो कंपनीज हमेशा ग्रो करेंगी, एवर ग्रोइंग कंपनीज होंगी, उनको हमेशा बाय ऑन डिप्स करना है। उनका जब पीई लो होगा तभी उनको बाय करना है। लेकिन जो कंपनी सिक्लिकल होंगी, जो कंपनी के अप ट्रेंड्स डाउन ट्रेंड्स आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, उनको आपने उनमें हाई पीई पे या लो पीई पे भी घुसने से पहले बहुत बारी सोचना है। क्योंकि लो पीई कब हो सकता है, लो पीई तब हो सकता है जब अर्निंग ज़्यादा हो, है ना। और हाई पीई कब हो सकता है, जब अर्निंग्स कम हो। अब हम दूसरी बात करेंगे, एक और एक्सेप्शन टू अवर रूल, इस वाले सिक्लिकल और सेक्युलर स्टॉक्स के एक्सेप्शन की, वो है माइक्रो कैप्स। अब ये क्यों भाई, क्योंकि ये इतनी छोटी कंपनी है, ये जब चलती है ना, मतलब ये कंपनीज, ये जब बिजनेसेस चलते हैं, मैं कंपनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, ये बिजनेसेस जब चलते हैं, ये कई कई गुने हो जाते हैं। बिजनेसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हमने देखा जोमेटो, मतलब उसको लिस्टिंग से मत कंपेयर करना, लेकिन जोमेटो जब इनिशियली आया, पेटीएम जब इनिशियली आया 2016 में, 15 में, 14 में, तो कैसे तेज़ी से भागा, है ना। अमेजोन, टेस्ला, जब भी ये कंपनीज आई कैसे तेज़ी से भागी शुरुआत में, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो इसलिए इनमें तो पीई की बात ही नहीं करनी, माइक्रो कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, हाई ग्रोथ कंपनीज में। हाई ग्रोथ कंपनीज में भी इसलिए क्योंकि उनका पीई जो है ना, वो इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर की ग्रोथ पे लेगा, तो वो आपको हमेशा ही वो पीई का चार्ट ऐसा दिखेगा, जैसा ये इसका चार्ट है ना प्राइस का, ऐसा पीई का चार्ट दिखेगा। तो अब बात करते हैं कि सिक्लिकल और सेक्युलर, अगर हम अपने बीएससी को या अपने स्टॉक मार्केट को देखें, तो कौन सा सेक्टर सिक्लिकल है, कौन सा सेक्टर सेक्युलर है, किसमें हम। सो गाइस, अब हम बात करेंगे पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम ये बताएंगे कि हाउ टू क्लासीफाई ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। क्या ऐसा कोई मंत्रा है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके मुताबिक हम सारे के सारे सेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के। सबसे पहले तो उसके लिए देखना पड़ेगा सेक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल सर्च करी थी बीएससी सेक्टर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ये देखो, हमने पूछा कि भाई कितने सेक्टर हैं बीएससी में, तो ये बता रहे हैं। अच्छा, इसमें बीएससी में एनएससी का भी डेटा इंक्लूडेड है। आप जानते हैं बीएससी पे ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है इन कंपैरिजन टू एनएससी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 12 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, 22 सेक्टर्स हैं, मतलब कि 12 के फर्दर ब्रांचेस हैं, 22।
22 की फर्दर ब्रांचेज हैं 59, इंडस्ट्रीज जो हैं वो 59 है, और 59 की फर्दर ब्रांचेज हैं 197। तो अगर हम ये 12 को भी क्रैक कर लेते हैं ना, कि अगर हम 12 को ऐसे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि विच वन इज सिक्लिकल, विच वन इज सेक्युलर, तो हम ये 22, 59 और 179, 197 को भी क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं गया बीएससी की वेबसाइट पे। ये जो आप बेसिक इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, मतलब देखिए सबसे पहले तो आप बीएससी की वेबसाइट पे जाइए। ऐसे मैंने गया bscindia.co.com पे, स्टॉक शेयर प्राइस पे गया, फिर मैंने एक रैंडमली एक कंपनी खोली, श्रीराम फाइनेंस। अब श्रीराम फाइनेंस में जब आप किसी भी कंपनी को खोलेंगे तो यहाँ पर आएगी बेसिक इंडस्ट्री, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर, कि भैया ये फाइनेंशियल सर्विसेज में है, इसका सेक्टर भी यही है, इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंस है, और बेसिक इंडस्ट्री एनबीएफसी है। ऐसे ये हो गया ना, एक मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसे मैंने ये सारी लिस्ट बनाई, ये बनाई या डाउनलोड करी या जो भी करा। एक सेकंड, इस लिस्ट को भी खोल लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अगर आप में से किसी को भी ये लिस्ट चाहिए होगी तो आप मेरे को डीएम कर दीजिएगा, मैं अलग से आपको मेल कर दूँगा। अब ये लिस्ट में मैंने क्या करा कि इंडिया के जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, उनके सेक्टर्स, उनकी इंडस्ट्रीज़, उनकी बेसिक इंडस्ट्रीज़, इनको मैंने दो रंगों में डिवाइड कर दिया। एक ऑरेंज जिसमें सिक्लिकल डाल दिए, और एक ग्रीन जिसमें सेक्युलर डाल दिया। अब कमोडिटीज़ का सेक्टर है जिसमें केमिकल आ गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ गया, मेटल एंड माइनिंग आ गया, फॉरेस्ट मटेरियल आ गया। इसके अलावा जो ये आ गया एनर्जी का, ऑयल एंड गैस का आ गया, फिर ये कैपिटल गुड्स का आ गया, सर्विसेज का आ गया, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, यूटिलिटीज़। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो मैंने क्लासीफाई करें इनटू सिक्लिकल्स। रीज़न भी कि आप देखिएगा इनके प्राइजेस बढ़ते घटते रहते हैं, ये एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं कुछ, जैसे आईटी का सेक्टर हो गया, या हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर का सेक्टर हो गया, एफएमसीजी का सेक्टर हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया जिसमें हमारी लेजर सर्विसेज आ गई, मीडिया आ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ गए, है ना। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि हमारे सेक्युलर सेक्टर हैं। अब सेक्युलर का मतलब ये हो गया कि इनमें इतनी ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में या नियर लॉन्ग टर्म में, कि ये आने वाले सालों में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की तरफ ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वापस मुड़ जाएंगे, जैसे कि ये रुक जाएंगे, एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे कि हमें उम्मीद है सिक्लिकल्स में एक्सपैंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। अगर हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है कि इंडिया में अभी भी अंडर पेनिट्रेशन है। अगर आप एक जस्ट एक एग्जांपल ले लें कि यूएस में एक बंदा कितना डेट लेता है इन कंपैरिजन टू, यूएस कह लो या कोई भी डेवलप्ड कंट्री कह लो, वहाँ पर एक बंदा कितना डेट लेता है इन कंपैरिजन टू इंडिया कितना लेता है, तो उनमें अभी भी बहुत फ़र्क है। आईटी में कह लो कि आईटी में अब वैसे एआई आ रहा है, पर एआई और इंडिया की कोई भी कंपनी इस समय एआई में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन स्टिल आईटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से हर इंडस्ट्री आईटी में मूव कर रही है, तो आईटी जो है वो आने वाले टाइम में बस ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाने वाला है। अब वो ठीक है कि आप, ये हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी को आउटग्रो कर जाए, या दूसरी जो है वो पहली से पीछे रह जाए, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये वो सेक्टर्स हैं जो हमेशा जिनकी डिमांड रहेगी और जो आगे जिनकी डिमांड बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद है। तो बेसिकली जो ग्रीन वाले सेक्टर हैं वो सेक्टर हैं जो सेक्युलर हैं और जिनमें बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी, और सिक्लिकल्स वो हैं जिनमें बाय ऑन डिप्स करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड ब्रेकडाउन पी रेशियो का, बिगनर से लेकर एडवांस तक हर किसी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए, मेरे को बताइए आपको क्या हेल्पफुल लगा, क्या नहीं हेल्पफुल लगा। और अगर आपको एक्सेल शीट लेनी हो तो वो भी प्लीज़ बता दीजिए, डीएम कर दीजिए अपना ईमेल आईडी वगैरह, तो मैं आपको